वेलकम बैक दोस्तों। ये मूवी भी पेंडिंग मूवीज में से एक है। मतलब इस मूवी को भी बहुत दिनों से लाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली दिस मूवी इज हियर। मूवी का नाम है जैकपॉट। उसी तरह एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। एक्चुअली ये मूवी फैंटेसी प्लस कॉमेडी मूवी है। पता नहीं एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगेगा, लेकिन मूवी देखने में बहुत ही गजब है, बहुत ही कॉमेडी टाइप है। मूवी के लीड एक्टर्स है ज्योतिका और रेवती मोहतरमा। प्रोड्यूसर है खुद ज्योति के हस्बैंड सूर्या भाई साहब। खैर मूवी बहुत ही मजेदार है, वीडियो को पूरा देखना जरूर। उससे पहले लड़ा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 1918 से, जहां पर एक गरीब बंदे को दिखाया जाता है जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी होती है। इसके पास कुछ जानवर होते हैं जैसे गाय, बकरी, खरगोश, मुर्गी, बतख। और इसी तरह फिलहाल ये बंदा अपने घर के पास एक कुआं खोद रहा होता है और गाँव वालों को गालियां देने लगता है कि साला एक बंदा भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया, मेरा भी टाइम आएगा, देख लो सालो। तभी उसी मिट्टी में इस बंदे को एक बर्तन मिलता है। सोच लेता है कि ये बर्तन सोने का होगा, इसकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन इस बर्तन को धोने के बाद में पता चलता है कि ये पीतल का है। तभी एक छोटी बच्ची इस बंदे के घर आती है दूध लेने के लिए। सो ये बंदा इस नए बर्तन में गाय का दूध निकालकर उस बच्ची को देता है। दोबारा ये बंदा अपने काम में लग जाता है, मतलब कुआं खोदने लगता है। तभी ये बंदा ये देखता है कि इसके कुएं के पास बहुत सारा दूध बहता आ रहा है। सर उठाकर देखने पर वो दूध उसी बर्तन से बह रहा होता है। सोचने लगता है कि मैंने तो इस बर्तन में थोड़ा ही दूध निकाला था, इतना सारा दूध कैसे निकल गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त ऑफर के बारे में बताने वाला हूँ। बिनोमो लेके आया है आपके लिए इस बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, वो भी पूरे $16,000 के प्राइस पूल के साथ। इस कॉन्टेस्ट का नाम है बाइनो टूर और ये उन यूजर्स के लिए है जिन्होंने अगस्त में बिनोमो को ज्वाइन किया। बाइनो टूर का मेन प्राइस है $9,000 का सर्टिफिकेट आपके ड्रीम ट्रिप के लिए, और इसी के साथ साथ आप जीत सकते हैं मैकबुक प्रो और आईफोन 13। बिनोमो के बारे में आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं कि ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक कन्वीनियंट तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। आप यहां पर करेक्ट फोरकास्ट करके पैसे कमा सकते हैं। बाइनो टूर में आप 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रूल्स बहुत ही सिंपल है। आपको डेली अपने रियल अकाउंट पे टोटल 11,500 के ट्रेड करने होंगे और ये रिक्वायरमेंट पूरी करने पर आपको मिलेंगे बाइनो टिकट। जितने ज्यादा बाइनो टिकट उतने ज्यादा जीतने के चांसेस। सभी बाइनो टिकट्स पर्सनलाइज्ड होंगे और हर वीकेंड पे रैंडमाइजर के थ्रू सेलेक्ट करके विनर को चुना जाएगा और इस प्रोमो कोड से आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और चेक कीजिए। गुड लक। उसके बाद वो बंदा उस बर्तन में जो दूध होता है दूसरे बर्तन में डालने लगता है, लेकिन जितना भी डालो इस बर्तन में का दूध खत्म ही नहीं होता। इसकी जात का बड़े से बड़े बर्तन भर जाते हैं दूध से, लेकिन इस बर्तन में का दूध खत्म नहीं होता। जब ये बंदा उस बर्तन को टोटली उल्टा कर देता है तब जाके इसमें का दूध खत्म होता है। तब जाके इस बंदे को समझ में आता है कि ये बर्तन मामूली बर्तन नहीं, कुछ चमत्कारी बर्तन है। अगर आपको ऐसा बर्तन मिल जाए तो आप कैसा फील करोगे। यही हालत होती है इस बंदे की। सो कल तक इस बंदे के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा जमींदार बन जाता है। इसका एक आलीशान सा घर होता है। खैर कुछ दिनों बाद दो चोर उस घर में घुसते हैं उस घर में चोरी करने के लिए। घर में जाने के बाद ये दो चोर ये देखते हैं कि उस घर में काफी सारी कीमती कीमती चीजें हैं। उसी किसी कमरे में ये दोनों एक लॉकर को देखते हैं। जब वो दो चोर इस लॉकर को ओपन करते हैं तो उसमें अक्षय पात्रा होता है। इस बर्तन को देखकर ये दो चोर सोचने लगते हैं कि ये बर्तन कोई कीमती बर्तन होगा, इसीलिए इसको यहाँ पर छुपाया है। शायद ये बर्तन सोने का है, लेकिन जमींदार ने पीतल का कोटिंग डाल के रखा। ऐसा सोचकर वो दो चोर अक्षय पात्रा को चुरा लेते हैं। ऑफ कोर्स वो बंदा जमींदार तो है, घर में सिक्योरिटी गार्ड्स तो होंगे। सो वो सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों चोरों का पीछा करने लगते हैं। इसी भागम भागी में ये लोग एक ब्रिज के पास आते हैं जहाँ पर नीचे पानी होता है। वो दो चोर अपनी जान बचाने के लिए उस बर्तन को पानी में फेंक देते हैं। वो बर्तन ऐसे ही बहकर चला जाता है। खैर उसके बाद सीन 1999 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर राहुल नाम के एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है और इसी तरह उसके माँ बाप को। राहुल नाम के बंदे को याद रखिए, हम बाद में बात करेंगे। खैर उसके बाद उसी पीरियड में रामन्ना नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी चाय की दुकान के पास बैठा होता है। उसी जगह पर रामन्ना के पास फ्यूचर बोलने वाला एक टीनेजर लड़का बैठा होता है। मतलब ऐसे लोग घर घर जाकर भीख मांगते हुए उनका फ्यूचर बताते रहते हैं। हमारे सोच में ऐसे बहुत सारे हैं। खैर फिलहाल ये भविष्य बोलने वाला बंदा चाय के गिलास पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है। रामन्ना पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फ्यूचर बोलने वाला कहने लगता है
कि स्वामी मैंने एक नया मंत्र सीखा है, वही मंत्र इस चाय की गिलास पर टेस्ट कर रहा हूँ। रामन्ना कहने लगता है कि मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ, वो एक्सपेरिमेंट मुझ पर करो। यह सुनना ही था, वो फ्यूचर बोलने वाला बंदा रामन्ना के चेहरे पर अपनी डबरी बजाने लगता है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद सीन 2019 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोबारा राहुल को दिखाया जाता है। मतलब अब तक राहुल टीनेज की उम्र तक पहुँच चुका है। खैर बिना टिकट के सफर करने पर टीटी राहुल को पकड़ लेता है, 5000 रुपए फाइन भरने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर अक्षय नाम की एक लड़की आती है। उस टीटी को अपनी और राहुल की टिकट दिखाते हुए राहुल को वहाँ से ले आती है। ये देखकर राहुल अक्षय को बहुत थैंक यू बोलने लगता है। कहने लगता है कि दीदी अगर आप नहीं होते तो मेरे तो 5000 रुपए गए। अच्छा वो आप आइन टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। लेकिन अक्षय राहुल के पास से 2000 रुपए निकाल लेती है। कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे 5000 रुपए बचा लिया, इसीलिए 2000 मेरे। खैर दूसरे सीन में एक छोटा बच्चा अपने साइकिल पर अंडे लेकर जा रहा होता है बेचने के लिए। तभी ये बच्चा अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। इसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। अपने फूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगता है कि अब तो मेरा ओनर मुझे मारेगा, मैं क्या करूं। अब इस बच्चे को देखकर आसपास के लोग वहां पर जमा होते हैं। अक्षय भी वहां पर आती है। इस बच्चे की यह हालत देखकर अक्षय अपने जेब से 100 रुपए या 50 रुपए निकाल के देती है। अक्षय को ऐसा करता हुआ देख वहाँ के सारे लोग भी उस बच्चे को अपने हिसाब से कुछ पैसे देते हैं, उस बच्चे की मदद करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है ये एक्चुअली अक्षय और माशा का एक प्लान होता है लोगों से पैसे हड़पने का। अक्षय और माशा हमेशा चोरियां करते, स्कैम्स करते, ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। वो बच्चा लोगों के पास से पैसे लेकर अक्षय और माशा को देता है। खैर दूसरे सीन में एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है। इस डायरेक्टर की एक बच्ची होती है। इस बच्ची को एक अजीब की डिसीज है, वो ये है कि बचपन से लेते हुए आज तक इस बच्ची ने कभी हंसा नहीं। डॉक्टर उस डायरेक्टर को यही बात बताने लगती है कि ये डिसीज बहुत ही रेयर है। अगर किसी इंसिडेंट की वजह से आपकी बच्ची एक बार हंस दी तो ये बीमारी जा सकती है। खैर इस डायरेक्टर और इसकी बच्ची को भी थोड़ी देर साइड में रखेंगे। खैर उसके बाद राहुल का बर्थडे होने पर राहुल अपनी फ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाता है। तब के उस दिन राहुल के माँ बाप उसके घर में नहीं होते। थोड़ी देर बाद राहुल का फ्रेंड जाने पर राहुल की गर्लफ्रेंड राहुल के घर आती है और इसी तरह राहुल के लिए कुछ कपड़े भी गिफ्ट पे लाती है। उस वक्त राहुल बाथरूम में होता है। कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आया। लेकिन तभी राहुल के घर वो भविष्य बोलने वाला बंदा आता है भीख मांगते हुए। इस बंदे की आवाज सुनने के बाद राहुल की गर्लफ्रेंड डर के मारे वापस अपने घर चली जाती है। राहुल गुस्से में अपने घर से बाहर आता है, जहाँ पर इस भविष्य बोलने वाले बंदे को देखता है। अब इसकी गर्लफ्रेंड वापस जाने की वजह तो यही बंदा है। तो राहुल इस भविष्य बोलने वाले बंदे को गालियां देने लगता है। अरे कुत्ते, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। सोचा था मैं आज उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, आज मेरा बर्थडे है। भविष्य बोलने वाला बंदा कहने लगता है कि स्वामी तुमने मुझे गाली दी, अभी के अभी सॉरी बोलो वरना बहुत पछताओगे। राहुल कहने लगता है घंटा सॉरी बोलूंगा तुमको, मेरा नुकसान हुआ और ऊपर से मैं तुमको सॉरी बोलूं। ऐसा कहते हुए उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है। भविष्य बोलने वाला बंदा कहने लगता है कि स्वामी 2 मिनट के बाद तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे। ऐसा कहते हुए राहुल के चेहरे पर अपनी डबरी बजाने लगता है, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राहुल अपने घर में आकर अपनी गर्लफ्रेंड के दिए हुए कपड़ों को पहनने लगता है। लेकिन राहुल को वो कपड़े फिट ही नहीं होते, क्योंकि राहुल का चेहरा, बॉडी सब कुछ बदल चुका होता है। जितना खूबसूरत था उतना बदसूरत हो जाता है। मतलब राहुल को उस भविष्य बोलने वाले बंदे की श्राप लग गया। राहुल फौरन उस भविष्य बोलने वाले बंदे के पीछे भागने लगता है, ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं नजर आता। राहुल दोबारा घर आकर यही सोचने लगता है कि शायद ये मेरा सपना होगा, अगर मैं सो के उठा तो ये सपना चला जाएगा। ऐसा कहकर राहुल अपने घर में सो जाता है। दूसरे दिन जब राहुल के माँ बाप अपने घर आते हैं तो राहुल के माँ बाप अपने घर में किसी और बंदे को देखते हैं। सोचने लगते हैं कि ये बंदा चोर हो सकता है, फौरन पुलिस वालों को बुलाते हैं। लेकिन राहुल अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ मैं हूँ तुम्हारा बेटा हूँ राहुल। एक भविष्य बोलने वाले बंदे ने मेरी ये हालत की माँ। लेकिन कौन इसकी बातों का भरोसा करेगा। पुलिस राहुल को पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। रास्ते में वो ड्राइवर किसी दूसरी कार को ठोक देता है। मौके का फायदा उठाकर राहुल उस कार से बाहर भाग जाता है। खैर इस तरफ अक्षय और माशा 2 पुलिस वालों की बाइक चुराकर मोटा नाम के बंदे के गैरेज पर लाते हैं। मतलब ये दोनों जो कोई भी गाड़ियां चुराते हैं वो मोटा के पास लाते हैं। मोटा उन गाड़ियों का नक्शा ही चेंज करके दोबारा बेच लेता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि मोटा माशा से बहुत प्यार करते रहता है, लेकिन माशा मोटा को भाव ही नहीं देती। खैर एक दिन मानस्थान नाम का एक बंदा अपने आदमियों के साथ अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहा होता है। उसी रास्ते पर अक्षय और माशा मानस्थान से लिफ्ट मांगने लगती है। उस वक्त माशा पबजी माता बन के बैठी होती है, अक्षय उसकी चेली। अब मानस्थान भगवान को बहुत मानते रहता है। मतलब हर एक छोटी से छोटी मंदिर जाता रहता है,
हर एक रिचुअल्स करता रहता है, हर एक रीति रिवाज मानता है। माशा की कुछ बातें सुनने के बाद माशा को भी मानने लगता है। खैर कुछ दूर आने के बाद अक्षय और माशा ये दोनों किसी रास्ते पर उतर जाते हैं। मानस्थान माशा से कुछ वरदान देने के लिए कहता है, तो माशा अपने पास से 3 जड़ी बूटियां लेकर उन तीनों को दे देती है। उन तीनों से कहने लगती है कि तुम इस जड़ी बूटी को सूंघते हुए ऊपर देखो, बस जो तुम चाहते हो वही होगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस जड़ी बूटी को सूंघने के बाद मानस्थान और उसके 2 आदमी बेहोश हो जाते हैं। अक्षय और माशा मानस्थान की कार के साथ साथ इन तीनों के कपड़े भी ले भागते हैं। बेचारे ये तीनों अपने बदन पर पत्ते लिपेट के आते हैं। खैर यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। एक दिन अक्षय और माशा थिएटर जाकर सीटियां बजाते हुए फिल्म देखते रहते हैं। इनके पीछे एक बंदा होता है, उस बंदे को डिस्टर्ब होने लगता है। अक्षय को गुस्सा आकर उस टकले के ऊपर एक मुक्का मारती है। खैर दूसरे सीन में एक जेल की वार्डन एक बूढ़ी औरत को बहुत बुरी तरह से मारती पीटती रहती है। तभी उसी जेल अक्षय और माशा आते हैं। उस बूढ़ी औरत को बचाते हुए अक्षय उस वार्डन को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है, उसका बुरा हाल कर देती है। यह होने के थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत अक्षय और माशा के पास आकर थैंक यू बोलने लगती है कि बेटा तुम दोनों ने आकर मुझे बचा लिया, लगते तो भले हो, तुम दोनों जेल कैसे आए। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि थिएटर में अक्षय और माशा जिस बंदे को मारा था वो पुलिस वाला था। उसी पुलिस वाले ने इन दोनों को अंदर डाल दिया। उसके बाद अक्षय इस बूढ़ी औरत से पूछने लगते हैं कि आप जेल कैसे आई। तो ये बूढ़ी औरत अपने बारे में बताने लगती है कि बेटा मैं एक राइस मिल के पास इडलियां बेचती रहती हूँ। मेरे ही घर के पीछे एक नदी है, वहाँ पर मैं अपने बर्तन साफ करती हूँ। एक दिन मुझे उस नदी में एक बर्तन मिला, देखा तो ये नॉर्मल बर्तन ही था, मतलब सोने का नहीं था। तो मैं उस बर्तन को अपनी दुकान लाकर उस बर्तन में इडलियां डालकर लोगों को बेचती रही। लेकिन उस बर्तन से जितने भी इडलियां निकालो खत्म ही नहीं हो रही थी। जितने इडलियां निकालो उतने दोबारा फूटने लगे। सो मैं दोबारा टेस्ट करने के लिए उस बर्तन में 100 की नोट डाली, वो 100 की नोट डबल होती चली गई। इस तरह से मैंने उस बर्तन से कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया और मुझसे इस बर्तन को कोई चुरा ना ले, तो मैंने उसी राइस मिल के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ पर छुपा दिया। उसके बाद वो पैसे लेकर मैं बैंक गई जमा करने के लिए। तो बेटा हर एक नोट पर एक सीरियल नंबर नाम की चीज होती है। मैनेजर ने कहा कि सब नोटों पर एक ही नंबर है, इसलिए उसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। देखो बेटा अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, पता नहीं कब टपक जाऊँ। तुम दोनों भले इंसान लगते हो, तुम दोनों उस बर्तन को हासिल कर लो, लोगों के लिए इस्तेमाल करो, अपने लिए इस्तेमाल करो। ऐसा कहकर वहाँ का एड्रेस बताती है। उसके बाद अक्षय इस बूढ़ी औरत से ये पूछने लगती है, ये सब तो ठीक है, वो वार्डन आपको क्यों मार रही थी। बूढ़ी औरत कहने लगती है, अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने उस वार्डन से मेरी साड़ी आयरन करने के लिए कहा, इसलिए वो मुझे मार रही थी। ये सुनने के बाद ये दोनों सोचने लगते हैं कि खामखा हमने उस वार्डन को मारा पीटा। खैर जेल से छूटने के बाद ये दोनों जानवरों का डॉक्टर बनकर उस राइस मिल के पास जाते हैं। मतलब उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि वो बूढ़ी औरत एक गाय के बछड़े के पास छुपा के रखा। अक्षय एक बंदे से कहने लगती है कि आजकल जानवरों के नई नई बीमारियां फैल रही है, हमें आपके बैल को चेक करना होगा। और एक्चुअली उस बैल का नाम होता है पिंकी, क्योंकि इसके सिंग पिंक कलर के होते हैं। इस बैल को देखकर इन दोनों की सुसु ही निकल जाती है, क्योंकि वो बैल बहुत ही खतरनाक होता है। उस घर का एक बंदा भी उस पिंकी के पास नहीं जाता। खैर जो भी हो, ये दोनों हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पिंकी के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मानस्थान आता है, क्योंकि ये घर और ये राइस मिल इसी बंदे का है। पहले तो पिंकी को देखकर ये दोनों वहीं पर सुसु कर लेते हैं और अब मानस्थान को देखकर वहीं पर हक भी देते हैं। खैर जैसे तैसे मानस्थान इन दोनों को पहचान लेता है कि इन दोनों ने ही मानस्थान के कपड़े उतारा। इन दोनों को जाने नहीं देता, गेट बंद करवा देता है। लेकिन अब सूर्या की बीवी है, थोड़ा एक्शन सीन्स तो चलेगा ही। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइनली अक्षय और माशा दोबारा मानस्थान की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अक्षय वो कार लेकर मुट्टा के पास आती है, उसे बेच देती है। मुट्टा माशा के बारे में पूछने लगता है कि आज माशा क्यों नहीं आई। अक्षय मुट्टा को अपनी बातों की जाल में फंसाने लगती है कि आजकल माशा थोड़ा अपसेट है, क्योंकि माशा बचपन से ही अपनी पिंकी से बहुत प्यार करती है। लेकिन माशा का फादर कर्जे में डूबने की वजह से पिंकी को मानस्थान को बेच दिया। अगर तुम मानस्थान के घर में पिंकी को ले आओगे तो माशा तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी, तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। यह सुनने के बाद मुट्टा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात मुट्टा अपने हाथ में गन लेकर मानस्थान के घर जाता है, मतलब बेहोश करने वाली गन। लेकिन अनलकीली मुट्टा पिंकी के साथ साथ मानस्थान को भी अक्षय और माशा के सामने लाता है। अब इन दोनों का यही प्लान था कि पिंकी को किसी भी तरह करके उस जगह से हटाना। सो अक्षय और माशा दोबारा मुट्टा को चकमा देकर मानस्थान के घर के पास जाते हैं। मानस्थान के घर के कंपाउंड में एक छोटी सी छेद होती है,
ये दोनों उस होल के थ्रू जब घर के अंदर एंटर होने ही वाले होते हैं, तब तक वहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी होती है। मतलब सारे घर वालों को पता चल चुका होता है कि पिंकी और मारस्तान ये दोनों मिसिंग है। मारस्तान की वाइफ रोती रहती है, लेकिन तभी पिंकी होश में आकर मारस्तान को अपने कंधे पर बिठाकर वापस अपने घर आता है। पिंकी वापस अपने प्लेस पर आकर वहाँ पर बैठ जाता है। इस तरह से अक्षया और माशा का पहला प्लान फ्लॉप होता है। खैर दूसरे दिन अक्षया और माशा मारस्तान को कॉल करके उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि मारस्तान तुम्हारी वो नेक्ड फोटो हमारे पास है, सुना है कि तुम इलेक्शंस में खड़े हो रहे हो, क्या सारे गांव में तुम्हारी वो वाली पोस्टर लगा दें? अगर ऐसा नहीं चाहते तो पैसे लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। मतलब इन दोनों का प्लान यही होता है कि पहले मारस्तान को उस घर से बाहर करे। अब बेचारा मारस्तान डर के मारे अपने आदमियों के साथ उस एड्रेस जाने लगता है। इस तरफ अक्षया और माशा पुलिस का ड्रेस पहनकर मारस्तान के घर आते हैं अक्षय पात्रा को हासिल करने के लिए। लेकिन अनलकीली ये दोनों पिंकी के पास जाने के बजाय थोड़ा हाइप बढ़ाने के लिए मारस्तान के घर में एंटर होते हैं। वहाँ पर मारस्तान की बड़ी बहन बैठी होती है, इसका नाम है मानस्थी। मानस्थी को देखकर इन दोनों के पता नहीं अब क्या निकालूं मैं, जो कुछ था सब कुछ निकाल दिया। मतलब डर जाते हैं, बहाना बनाकर चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरफ मोटा किसी रास्ते में होकर मारस्तान और उसके आदमियों का और रास्ता भटका देता है ताकि अक्षया और माशा को और थोड़ा टाइम मिले। ये सीन भाई साहब गजब, मतलब बहुत ही कॉमेडी टाइप है। थोड़ी दूर जाने के बाद में मानस्थान को ये बात पता चलती है कि उन दोनों ने दोबारा इसको धोखा दिया। उसके बाद मानस्थान मुट्टा का एड्रेस पता करके उसे मार पीट के अक्षया और माशा के बारे में पता कर लेता है। कुछ देर बाद अक्षया और माशा को भी किसी जगह पर लाके बांध देता है। मानस्थान इन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों की मुझसे क्या दुश्मनी है, किस बात का बदला ले रहे हो? अब ये दोनों तो मानस्थान को सच नहीं बता सकते, दोबारा अपनी बातों की जाल में फंसाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि सोचो तुमने हमारे साथ क्या किया, इतना जल्दी हम दोनों को भूल गए। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा तो तुम अपने घर जाकर अपनी शादी की वीडियो देखो, तब जाके तुमको पता चलेगा। अब मानस्थान इन दोनों की बातों पर यकीन करके ये बेवड़ा अपने आदमियों के साथ अपने घर जाता है, अपनी शादी की वीडियो देखने लगता है। उस वीडियो में सर्च करने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कांड कर दिया। इस तरफ अक्षय और माशा के पास और कुछ गुंडे होते हैं इन दोनों की रखवाली करने के लिए। ये दोनों उन लोगों को भी चकमा देते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। जब तक मानस्थान और उसके आदमी उस अड्डे पर आते तब तक वहाँ के बच्चे कुछ आदमी लंगे बैठे होते हैं। इस तरफ राहुल अपने दोस्त से मुलाकात करके उसे होटल लाकर अपनी सारी कहानी बताता है कि राहुल का हुलिया कैसे बदला। लेकिन इसका दोस्त भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, वहाँ से उठ के चला जाता है। लेकिन उसी होटल में अक्षया और माशा बैठे होते हैं, राहुल की सारी बातें सुन लेते हैं। इन दोनों को एक आइडिया आता है कि हमारे प्लान में राहुल को शामिल करेंगे, राहुल को फंसाएंगे, ये हमारी हेल्प करेगा। इस तरह से उसी रात अक्षया और माशा ये दोनों राहुल से मुलाकात करते हैं। राहुल को ये भरोसा दिलाने लगते हैं कि भविष्य बताने वाले बंदे ने इन दोनों को भी चेंज कर दिया। मतलब पहले अक्षया कूदी थी, अब इंसान बन गई, और माशा 20 साल की लड़की थी, 50 साल की औरत बन गई। इस तरह से अपनी बातों की जाल में फंसाकर राहुल को अपने घर ले जाते हैं। राहुल से कहने लगते हैं कि राहुल तुम्हारा तो कुछ न कुछ हो जाएगा, अगर तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लोगे तो तुम दोबारा बहुत खूबसूरत दिखोगे, ऋतिक रोशन जैसा। लेकिन इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मैंने सुना है मानस्थान के पास एक कीमती बर्तन है, अगर हम उसको चुरा लें तो तुम्हारा काम बन सकता है और हमारा काम भी। सो राहुल चोरी करने का आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन राहुल मानस्थान के घर जाता है। मानस्थान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर अगर आपके पास कोई काम हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं एक बेरोजगार बंदा हूँ। लेकिन मानस्थान राहुल को काम नहीं देता, उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है। और जब राहुल मायूस होकर वहाँ से जा रहा होता है तभी पिंकी अपनी रस्सियाँ तोड़ लेता है, इधर उधर भागने लगता है। पिंकी को देखकर वहाँ के सारे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और एक्चुअली उस वक्त अक्षया राहुल से दूध के जरिए से बात करती रहती है, राहुल को मोटिवेट करती है कि राहुल तुम निडर होके खड़ो, तुम्हारा कोई भी उखाड़ नहीं सकता। तो तभी राहुल की ये डेयरनेस देखकर पिंकी आगे नहीं बढ़ता, वहीं पर खड़ा रहता है। राहुल की ये डेयरनेस देखकर मानस्थान राहुल को डिसमिस कर देता है, अपॉइंट कर लेता है। राहुल उसी पिंकी के साथ रहकर उसका गोबर घास उठाते रहता है। आधी रात को अक्षया और माशा दोबारा उस होल के पास आते हैं, राहुल को बुलाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम अपना काम स्टार्ट करो, वहाँ पर खोदो। तो राहुल उसी तरह से पिंकी के पास खोदने लगता है। लेकिन गड्ढा खोदने पर राहुल को ऐसा कोई बर्तन ही नजर नहीं आता। तभी अक्षय की नजर अक्षय पात्रा पर पड़ती है। अक्षय पात्रा गड्ढे में नहीं बल्कि गड्ढे के बाहर ही होता है। उसी बर्तन में पिंकी पानी पीता रहता है। राहुल से कहने लगती है अरे वही है, देखो बर्तन, वो बर्तन यहाँ पर फेंको हमारे पास।
राहुल इस बर्तन को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि यह बर्तन सोने का नहीं बल्कि पीतल का है। अक्षय से कहने लगता है कि ये तो सोने का नहीं, अगर इसको बेचेंगे तो चवन भी नहीं आएगी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं और थोड़ा गड्ढा खोदता हूँ। लेकिन इसी दरमियान में मानसन अपने हाथ में गन लेकर बाहर आता है। अक्षय, माशा राहुल पर फायरिंग करने लगता है। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। सो इसी दरमियान में राहुल उस डायरेक्टर के घर आता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। राहुल को प्यास लगने पर एक्वेरियम का पानी पीने लगता है। अब ऑफ कोर्स उसमें मछलियाँ होती है, वो मछलियाँ भी राहुल के पेट में चली जाती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर और उसकी बच्ची आती है। राहुल से पूछने लगता है कि कौन हो तुम, मेरे घर में क्या कर रहे हो। राहुल नूरा की तरह डांस करते हुए डायरेक्टर से कहने लगता है, सर मैं रास्ता भटक के आ गया, पानी था पी लिया, सारी मछलियाँ मेरे पेट में चली गई। अब राहुल को ऐसा मटकता हुआ देखकर उस डायरेक्टर की बेटी पहली बार जिंदगी में हंसने लगती है। ये देखकर डायरेक्टर शॉक में रह जाता है। राहुल से कहने लगता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, क्या तुम मेरी फिल्मों में काम करोगे। इस तरह से राहुल फिल्मों में चला जाता है। इस तरफ मानसन एक सुनार को अपने घर बुलाकर उस बर्तन को टेस्ट करवाने लगता है। उस बर्तन को टेस्ट करने पर ऑफकोर्स ये बात पता चलती है कि ये सोने का नहीं बल्कि पीतल का है। लेकिन तभी अक्षय और माशा मुट्टा के साथ वहाँ पर एंट्री करते हैं। इसी बातों ही बातों में मानसन की गन उस बर्तन में गिर जाती है। वो बर्तन और गन अक्षय और माशा हासिल कर लेते हैं। अक्षय मानसन उसके आदमी पर फायरिंग करने लगते हैं। 2 बुलेट्स फायर करने के बाद मानसन कहने लगता है, अरे बस बस अपने हाथ डाउन करो, उसमें बस 2 ही बुलेट्स थी, अब इसने खत्म कर दी। लेकिन बेवड़ी अक्षय चुपचाप ना रहते हुए उस बर्तन से एक के बाद एक गन निकालकर मानसन पर फायरिंग करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। मानसन और उसके आदमी इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी दौरान ये दोनों दोबारा एक छोटी सी ब्रिज के पास आते हैं। हाथापाई के दौरान ये दोनों उस बर्तन के साथ साथ नदी में गिर जाते हैं। वो अक्षय पात्रा बहने लगता है। खैर किसी भी तरह करके अक्षय और माशा ये दोनों किनारे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके हाथ से अक्षय पात्रा तो चला गया। तो किनारे पे आने के बाद रियलाइज होते हैं कि आज के बाद से हम ये काम नहीं करेंगे, लोगों को बहुत धोखा दिया, हमारे नसीब में पैसा ही नहीं, कोई अच्छा सा काम करके हमारी जिंदगी गुजारेंगे, जो कुछ भी पैसा बचेगा हम लोगों की हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि लकीली अक्षय के पैरों के पास अक्षय पात्रा फंसा होता है। उसके बाद क्या था, इन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, इनका तो जैकपॉट लग गया। उसके बाद अक्षय और माशा ये दोनों अक्षय पात्रा की मदद से सारे लोगों को कम दाम में अनाज और स्टूडेंट्स के लिए किताबें बांटते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बन चुका होता है, एक स्टार बन जाता है ये। इसी दरमियान में अक्षय और माशा मुट्टा को किसी केस में फंसाकर जेल भिजवा देते हैं। अब उसी जेल में मानस्ती होती है। मानस्ती मुट्टा को उसका शर्ट ओपन करके बैठने के लिए कहती है। जब मुट्टा अपना शर्ट ओपन करता है तो भाई साहब इसके 6, 8, 10 पैक्स होते हैं। मुट्टा की सेक्सी बॉडी देखकर मानस्ती इस पर फिदा होती है, शादी का प्रपोजल रखती है, शर्मा जाती है। अब आते हैं मूवी की स्टार्टिंग पॉइंट पर। आपको याद है ना, मूवी के स्टार्टिंग में रामन्ना के पास वो भविष्य बताने वाला बंदा बैठा था। रामन्ना के कहने पर रामन्ना पर एक जादू मंत्र एक्सपेरिमेंट किया, तो वो भविष्य बोलने वाला बंदा रामन्ना के ऊपर मंत्र पढ़ने पर रामन्ना पिंकी बन जाता है। मतलब मानस्तान के घर में जो पिंकी है वो रामन्ना ही है। और यहाँ पर एक और बात ये है कि रामन्ना और कोई नहीं, मानस्तान का फादर होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।